हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का लेसन नंबर 32 हेल्थ एंड हाइजीन जो बायो का चैप्टर है उसका बचा हुआ पार्ट आज कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we have another topic which is first aid. So let's start our topic. While playing, working or otherwise one could meet with an accident. You may get burnt or hurt or fall sick suddenly. Time intervention and immediate care can prevent further deterioration of the victim and even save a life. You can be of great help in such situations if you have the basic knowledge of first aid. जब आप लोग खेल रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी कभी भी चोट पहुंच सकता है। आप कभी भी जल सकते हो, आपको कभी भी चोट पहुंच सकती हो और आप लोग अचानक कभी भी बीमार पड़ सकते हो। तो हम लोग समय से अगर जो भी घाव है उससे हम लोग समय से उसको फर्स्ट एड देंगे तो वो घाव फैलने से रोका जा सकता है और ये बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाएगा इस सिचुएशन में अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा फर्स्ट एड का। तब तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड क्या है। द इमीडिएट केयर गिवन टू द विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो हम लोग जो भी विक्टिम्स है, जो भी पेशेंट है जिनको अचानक से कोई बीमारी हो गई या फिर अचानक से उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं मेडिकल हेल्प से पहले, मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले हम लोग उनका हेल्प कर रहे हैं, उस चीज़ को फर्स्ट एड बोला जाता है। हाउएवर मेडिकल हेल्प शुड बी साउट आफ्टर फर्स्ट एड, और जो मेडिकल हेल्प है वो फर्स्ट एड के बाद ही दिया जाता है। शॉक, when a person is hurt, a person experiences shock and looks pain and tired. The following first aid can help someone in shock. Lay down the victim and raise the legs, loosen the cloths, calm down the patient. If mouth feels dry, give a clean wet cloth to suck. Call the doctor immediately. तो अगर किसी पर्सन को शॉक लग गया है तो उनको क्या करना, उनका चेहरा पूरा पेल दिखेगा, येलोइश टाइप का दिखेगा और वो थके हुए लगेंगे। तो उनको कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए कि अगर कोई पर्सन को अगर शॉक लग गया है तो उनको पहले जमीन पर लेटा देना चाहिए, उसके बाद उनके पैरों को ऊपर उठा देना चाहिए, उनके कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और पेशेंट को रिलैक्स फील करवाना चाहिए। अगर उनकी मुंह सूख रही है तो उन्हें भीगे हुए कपड़े से पानी को साफ करने के लिए देना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। सीवियर ब्लीडिंग, the following first aid is useful to stop bleeding. Keep sterilized dressing or clean handkerchief and press directly on the wound with the thumb. Make the victim lie down and elevate the bleeding part to minimize flow of blood. Call the doctor. अगर किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग को कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए? ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग को वहाँ पे स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग या फिर क्लीन हैंकरशिप का यूज करना चाहिए और वहाँ पे जहाँ से घाव है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे हम लोग को उस चीज को प्रेस करके रखना चाहिए और जो विक्टिम है उनको नीचे लेटा देना चाहिए और उनके जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है उसको एलिवेट कर देना चाहिए, ऊपर उठा देना चाहिए, जिससे कि ब्लड जो है वो कम मात्रा में बाहर आए। कॉल द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। फॉर नोज ब्लीडिंग, make the victim sit up and place a cold compress over the nose. Consult a doctor if bleeding doesn't stop. तो जिस भी जो भी पर्सन है जिनके नाक से ब्लड निकल रहा है तो उनको आराम से पहले बैठा देना चाहिए, उसके बाद फिर उनके नाक के पास कोल्ड कॉम्प्रेस करना चाहिए। इट मीन्स वो उनको वहाँ पे आइस पैक का भी यूज कर सकते हैं नाक के पास, जिससे उनका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो हम लोग को डॉक्टर को तुरंत बुला लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज एक्सेसिव लूज of loss of body fluid and causes severe headache, dizziness and even fainting. Severe dehydration can result in death. तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि इसमें बॉडी से भारी मात्रा में जो लिक्विड चीज होती है वो बाहर आ जाती है, जैसे कि पानी, उसमें पानी की कमी हो जाती है और सर दर्द बहुत तेज होता है और इसमें चक्कर भी आता है
और अगर ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डेथ में भी हो सकता है. इन माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन देयर इज डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट 8 hours or more without urination. Dry sticky mouth, thirst, sunken eyes, restless or irritable behavior and tiredness. In case of severe dehydration, the symptoms are fever and shock with diminished consciousness, little or no urine output, rapid and feeble pulse, and finally death. तो जो पेशेंट है या फिर जो विक्टिम है जिनको डिहाइड्रेशन है तो उनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. तो जो उनका यूरिन है वो यूरिन आउटपुट जो है उनका वो 8 घंटा या उससे ज़्यादा वो मतलब कि बिना यूरिन पास के वो बिता देते हैं. फिर जो उनका माउथ है वो सूख जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उन्हें प्यास लगती है और उनकी आंखें सूज जाती है. वो रेस्टलेस फील करते हैं, मतलब उनको रिलैक्स फील नहीं होता और उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल चिड़चिड़ापन वाला होता है और वो थके हुए महसूस करते हैं. अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें क्या फीवर हो सकता है और उनके पास जो घबराहट होने लगती है और उनका जो यूरिन आउटपुट है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद जो उनकी पल्स रेटिंग है वो भी गिरने लगता है और फाइनली डेथ हो जाता है. Dehydration may be caused by extreme heat, excessive physical activity, and inability to drink water, frequent vomiting, diarrhea, and in case of gastrointestinal infection. तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है? तो ज़्यादा हीट के कारण, मतलब ज़्यादा गर्मी हो गई उसके कारण होता है, या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली उसके कारण होता है, या फिर पानी कम पी रहे उसके कारण हो गया, या फिर हम लोग को बार बार वोमिटिंग हो रहा है उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर डायरिया जिसको हो गया उसको भी डिहाइड्रेशन, उसके शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है, या फिर किसी के पेट में इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है. विक्टिम शुड बी मेड टू ड्रिंक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS at frequent intervals. ORS can be made by adding 1 teaspoon of sugar and a pinch of salt in a glass of about 200 ml water. ORS packets are also available free of cost at all government health centers. Doctor should be consulted if need. तो जब जो विक्टिम्स है उनको ORS का घोल पिलाना चाहिए. अगर ORS घर में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ORS घर पे खुद से बना सकते हैं. तो उसके लिए आपको 200 ml वाटर में 1 पिंच सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर को मिक्स करके उसको पेशेंट को देना चाहिए. और जो ORS पैकेट्स है वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है. अगर डिहाइड्रेशन बनी रहे शरीर में तो हम लोग को डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए. Animal bites can be serious sometimes. Wash the area of bite with soap and water, loosely from a hospital or bandage. In case of dog bite, anti-rabies injection is to be taken from a hospital or qualified doctor and dog kept under observation for a week to check for rabies. तो जो एनिमल बाइट से अगर कोई जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए? तो जिस एरिया में जानवर ने काटा वहाँ उसको धो लेना चाहिए साबुन और पानी की हेल्प से. उसके बाद उसको हॉस्पिटल से बैंडेज करवा लेना चाहिए, लूज बैंडेज. और अगर डॉग ने काट लिया हो तो उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए हॉस्पिटल में या फिर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे. और जो डॉग जिस डॉग ने काटा उसको 1 वीक तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, उससे रेबीज का पता चलता है. बी स्टिंग. Do not press the bag of the sting. Use any blunt edged object to remove the sting. Apply cold pack of weak ammonia or a paste of baking soda and water to relieve pain and itching. तो जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है तो वहाँ पे उसको प्रेस नहीं करना चाहिए, उससे किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से उसके स्टिंग को निकाल लेना चाहिए. उसके बाद वहाँ पे कोल्ड पैक ऑफ वीक अमोनिया, जो अमोनिया होता है वीक अमोनिया, उसके कोल्ड पैक को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए या फिर बेकिंग सोडा के पेस्ट को यूज़ करना चाहिए पानी के साथ मिला के, जिससे वहाँ पे पेन में रिलीफ होगा और इचिंग भी खत्म हो जाएगा. बर्न्स. द फर्स्ट एड फॉर बर्न्स डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी. तो अगर किसी को कुछ जल जाए तो उसको फर्स्ट एड क्या देंगे? तो वो किस पे डिपेंड करता है? सिवियरिटी पे. इट मीन्स कितना जला है, कितने हिसाब से जला एरिया है तो उसके हिसाब से हम लोग उनको फर्स्ट एड देंगे. फॉर फर्स्ट एड, प्लेस द इंजर्ड एरिया इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली टू रिड्यूस द पेन एंड टिश्यू डैमेज. तो जहाँ पे जल गया है तो उस एरिया को क्या करना चाहिए? तुरंत कोल्ड वाटर में
डाल देना चाहिए, जिससे जो पेन है वो रेड्यूस हो जाए और जो टिश्यू डैमेज हो वो कम से कम हो सके। ब्लॉट द एरिया एंड अप्लाई अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, और जिस एरिया में जला है वहां पे स्टेराइल ड्रेसिंग करवाना चाहिए। डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर फॉर्म्ड और अप्लाई एनीथिंग ऑन इट, जहाँ पे जला है उस छाले को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही वहां पे कोई दूसरी चीज को अप्लाई करना चाहिए। Severe third-degree burns destroy the deepest layer. Cover with clean towel, cloth to prevent infection and immediately rush to the hospital. अगर ज्यादा जल गया, सीवियर बर्न हुआ है 3rd डिग्री वाला, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इससे क्या होता है कि जो डीपेस्ट लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस एरिया को क्लीन टॉवल के हेल्प से कवर करना चाहिए या फिर क्लॉथ के हेल्प से, उसके बाद ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। Chemical burns caused by acids or alkali should be flushed with large amounts of water for at least 10 minutes. अगर किसी का कोई बॉडी एरिया केमिकल्स या फिर जैसे एसिड से एल्कली से जला है, तो उस एरिया को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से वॉश करना चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट्स तक। Fractures and dislocations. Fracture is a break in the bone and dislocation when bone end moves out of its normal position. Signs of fractures and dislocation include pain, tenderness, swelling around the injury, and immobility of the affected body part. तो फ्रैक्चर क्या होता है? बोन के ब्रेक को फ्रैक्चर बोला जाता है जब बोन टूट जाता है। और डिसलोकेशन क्या किसको बोला जाता है? जब जो बोन है अपने प्लेस से वो मूव आउट हो जाता है, जिसका जो नॉर्मल पोजीशन होता है उससे वो खिसक जाता है। और फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन का साइंस क्या है कि इसमें दर्द होगा, आपके वहां पे जहाँ पे डिसलोकेशन या फ्रैक्चर वहां पे फूल जाएगा और बॉडी पार्ट उस एरिया का बहुत ही दर्द करेगा। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? डू नॉट मूव द विक्टिम अंटिल एक्सपर्ट हेल्प अराइव्स। तो जिसके भी फ्रैक्चर्स हुए या डिसलोकेशंस हुए बोन्स के, तो उनको मूव नहीं करवाना चाहिए जब तक कि वहां पे एक्सपर्ट ना आ जाए। Apply a splint in the area if victim has to be moved. Splint is a support which can be made by padding, a stick or scale, umbrella or any rope with a soft cloth. Splint is then placed below the injured area and lightly tied above and below the fracture. तो वहाँ इस एरिया में स्प्लिंट का यूज करना चाहिए अगर विक्टिम मूव करने की हालत में है। तो स्प्लिंट क्या होता है? तो एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसे हम लोग स्टिक या स्केल या फिर किसी भी रॉड या अम्ब्रेला की रॉड की हेल्प से सॉफ्ट क्लॉथ की हेल्प से उसको बांध के बना सकते हैं। स्प्लिंट क्या होता है? जहाँ पे इंसर्ट एरिया है वहां पे उसको लाइटली ऊपर और नीचे करके फ्रैक्चर के एरिया पे बांध देना चाहिए। डू नॉट मूव अ पर्सन हु हैज सफर्ड नेक और स्पाइनल इंजरी, आस्क फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्प। और वैसे पर्सन को मूव नहीं करना चाहिए जिनके नेक या फिर स्पाइनल इंजरी हुए हैं, और तुरंत हम लोग को मेडिकल हेल्प या मेडिकल एडवाइस ले लेना चाहिए। Here is the in-text question 32.5. Solve all the questions. प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज क्या है, कौन से सब्सटेंस के लिए हम लोग को प्रिवेंशन करने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग उस चीज को देखते हैं। It is a matter of great concern that use of tobacco, alcohol and drugs is on the rise world over, especially among the youth. Young people are more vulnerable to substance abuse. Can you guess the reasons? Yes, you are right. Youth are curious and like to try out new things. In order to further increase their profit margins, tobacco and alcohol companies especially target young people in their media campaigns. Young people also pick up the habit interacting with adults who are addicted to tobacco, alcohol or drugs. तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्या बना है? जो टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स का जो यूज हो रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूथ के बीच में, ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। जो यंग पीपल है वो एब्यूजिव सब्सटेंस की ओर ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि आप इस चीज को गेस कर सकते हैं। यस, आपने सही पहचाना। जो यूथ होते हैं वो न्यू थिंग्स को ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको ट्राई करने की इच्छा रखते हैं। और इस चीज में जो भी टबैको या फिर जो अल्कोहल कंपनीज है वो यूथ पीपल को टारगेट करती है अपने मीडिया कैंपेन्स के लिए। और जो यंग पीपल है वो भी इस हैबिट में इंटरेक्ट हो जाते हैं, इस हैबिट को अपना लेते हैं। जो एडल्ट पहले से ही टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स से एडिक्टेड है, उनके साथ वो भी इस चीज को लेके एडिक्टेड हो जाते हैं
These substances harm both the body and the mind. In this section of the lesson, we will discuss issues related to substance abuse. तो ये जो सब्सटेंस है वो बॉडी और माइंड दोनों को हार्म पहुंचाता है और इस लेसन के सेक्शन में हम लोग इसी चीज के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज अ ड्रग? हम लोग देखते हैं कि ड्रग क्या है. ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट चेंजेस द वे आवर बॉडी वर्क्स. Some chemical drugs are used as medicine for the treatment of physical and mental ailments. Drugs prescribed by the doctors and sold at medical stores are legal drugs. There are, however, a large number of illegal drugs like cocaine, LSD, heroin, brown sugar, चरस, गांजा, भांग, marijuana. तो ड्रग क्या है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी वर्क जैसा फंक्शन कर रहा था उसके तरीकों को वो बिल्कुल भी चेंज कर देता है. और जो कुछ केमिकल ड्रग्स है वो मेडिसिन में यूज होते हैं फिजिकल और मेंटली तरीके से पीपल को ट्रीटमेंट देने में. और जो ड्रग्स है वो तभी यूज करना चाहिए जब वो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो और वही ड्रग लेना चाहिए जो कि लीगल ड्रग हो और मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो. और बहुत सारे इलीगल ड्रग्स भी मिलते हैं जैसे कि कोकाइन, एलएसडी, हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, भांग को marijuana भी बोला जाता है. व्हाट इज ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज? अब ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज क्या है. When drugs are taken for reasons other than medical or frequently or more that for pleasure or false sense of happiness, it constitutes a drug or substance abuse. तो जब ड्रग अपने खुशियों के लिए लिया जाता है, अपने प्लेजर के लिए लिया जाता है, अपने हैप्पीनेस के सेंस में लिया जाता है, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के, बिना किसी मेडिकल रीजन के, तो उसे क्या हो जाता है? ड्रग या फिर सब्सटेंस अब्यूज. सम कॉमन अब्यूज ड्रग्स. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन अब्यूज ड्रग्स क्या है. Here is a box which shows drugs and use jazz. उसका यूज कैसे होता है. Narcotics example opium, morphine, brown sugar and smack obtained from poppy plant. तो ये जितने भी ड्रग्स हैं नार्कोटिक्स से रिलेटेड है जैसे कि ओपियम, मॉर्फिन, ब्राउन शुगर और जो स्मैक जो कि पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसको कैसे यूज किया जाता है. एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स एंड पेन किलर्स. तो इसको पेन किलर्स के रूप में मतलब कि कहीं पे दर्द हो रहा है तो उसको खत्म करने के रूप में ये सारे ड्रग्स का यूज किया जाता है. कोकाइन फ्रॉम लिव्स ऑफ कोकोआ प्लांट एंड एम्फेटामाइंस. तो ये जो कोकाइन से जो कोकोआ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है या फिर जो एम्फेटामाइंस है इनको कैसे यूज किया जाता है. सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी. कैन यू नाउ गेस व्हाई सम स्पोर्ट पर्सन अब्यूज ड्रग्स? तो इससे क्या होता है कि जो कोकाइन है उससे क्या होता है तो कोकाइन से हम लोग को उत्साह मिलता है जो ड्रग्स यूज करते हैं या फिर उनके जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है. तो आपको पता चल गया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्यों ड्रग्स का यूज करने लगते हैं. अल्कोहल. अब हम लोग देखेंगे शराब भी जो अल्कोहल है वो भी एक टाइप का ड्रग्स है और इसका यूज कैसे होता है. डिप्रेसेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम चेंजेस द परसेप्शन एंड द स्टेट ऑफ माइंड. तो ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है और इसके बाद जो भी माइंड का तरीका होता है उसको वो बिल्कुल भी चेंज कर देता है. कैनाबाइनोइड्स hallucinogens like LSD from ergot fungus and bhang, ganja, charas and hashish obtained from cannabis plant. तो ये जितने भी ड्रग्स हैं उनका यूज कैसे होता है. अल्टर थाउट फीलिंग एंड परसेप्शन प्रोड्यूस प्लीजिंग एक्साइटमेंट अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो इससे क्या होता है कि इसके जो सोच विचार होते हैं मनुष्य के वो चीज को चेंज कर देता है ये ड्रग्स और इनके फीलिंग्स को डिजायर्स को बिल्कुल चेंज कर देता है और उनमें एक्साइटमेंट और प्लेजर का प्रोडक्शन करने लगता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरी तरह से अफेक्ट कर देता है. Use of tobacco is very common in India. It can be smoked in cigarettes and bidis or traditional hookahs. Cigarettes contain nicotine which narrows blood vessels, increases blood pressure and may cause heart disease. Tobacco contains tar which collects in lungs and make an individual prone to respiratory infections. Tar also causes cancer of lung and throat. Cigarette smoking is not only harmful for the smoker but its poisonous fumes also harm the people around the smoker. Passive smoking. Smoking in public places is banned. तो इंडिया में टोबैको का यूज करना बहुत ही कॉमन आम बात है और ये कैसे यूज किया जाता है टोबैको का. तो सिगरेट्स में, बीडीज में या फिर ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हुक्का होता है उसमें भी टोबैको का यूज किया जाता है. जो सिगरेट्स है उसमें निकोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, सिक्योर देता है
और इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं और इससे हार्ट डिजीज भी होते हैं। टोबैको में तार होता है जो कि लंग्स में जब जमा हो जाता है तो उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, और तार जो है उससे कैंसर भी हो सकता है लंग और थ्रोट का। और जो सिगरेट है वो सिर्फ पीने वाले को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके जो पॉइजनस फ्यूम्स, जो उसके धुआं है, वो उस जो आसपास जो स्मोकर है उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी ये हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसे पैसिव स्मोकिंग भी बोला जाता है। और स्मोकिंग पब्लिक जो है वो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल बैन हो चुका है। हाउ डज ड्रग एडिक्शन बिगिन, हु टेक्स टू ड्रग्स एंड व्हाई? तो जो ड्रग एडिक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है और कौन ड्रग्स लेता है और क्यों? देयर इज नो सिंगल रीजन फॉर ड्रग एडिक्शन। सम कॉमन रीजंस आर mere curiosity for excitement and adventure or under peer pressure, desire to do more physical and mental work than one's capacity, to overcome pain, boredom, fatigue, depression and stress, a false idea that taking drugs once will not make any difference। तो ड्रग का एडिक्शन किसको कैसे लगता है और कौन ड्रग्स लेता है और क्यों लेता है? तो इसके लिए कोई भी सिंगल रीजन नहीं है ड्रग एडिक्शन के लिए, यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ ज्यादा किसी चीज के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाते हैं, ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, या फिर एक्साइटमेंट, या फिर किसी एडवेंचर के लिए, और या फिर किसी फ्रेंड के प्रेशर में आके हम लोग ड्रग्स एडिक्टेड बन जाते हैं। और जो जितना काम करने में कैपेबल होता है वो उससे ज्यादा काम करना चाहता है तो वो भी ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। और किसी भी दर्द को खत्म करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, या फिर जब बोर फील हो रहा है या फिर कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस है तो उस चीज को भी खत्म करने के लिए लोग ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी किन्हीं लोग के मन में आइडिया आ जाता है कि जो ड्रग है वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई हम लोग जैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं वैसे ड्रग्स लेने के बाद भी नॉर्मल फंक्शन करते रहेंगे, तो उस आइडिया के बाद भी ड्रग के लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। Drug addiction, dependence and withdrawal symptoms. Addiction is a state where the drug user gets hooked on to the drug and constantly craves for a feeling of well-being or euphoria that is associated with the drug or alcohol provides. This leads to reaching drugs even when are not needed and is termed drug addiction. तो addiction एक ऐसा state है drug users का जब वो उसमें आसानी से वो फंस जाते हैं, हुक्ड ऑन हो जाते हैं। हुक्ड ऑन मतलब फंस जाना, और जो ड्रग है वो कॉन्स्टेंटली उनको क्रेव हो जाता है, वो यूज करने के लिए वो हमेशा उस तत्पर रहते हैं ड्रग्स को। और इसमें क्या होता है कि उनमें से उत्साह भरा रहता है और वो अल्कोहल या फिर ड्रग से एडिक्टेड हो जाता है। और ये चीज क्या करता है कि जब हम लोग को नीड भी नहीं होता, जब जरूरत भी नहीं होता, तभी हम लोग अल्कोहल या फिर अदर ड्रग्स का यूज करते रहते हैं, तो उस चीज को ड्रग एडिक्शन बोला जाता है। ड्रग अब्यूज लीड्स टू ड्रग एडिक्शन आफ्टर डेवलपिंग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। Repeated use of a drug makes body tolerant to lower doses. Subsequently, body needs increasing quantities of the drug. This is referred to as the state of dependence. तो ड्रग एब्यूज से क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्शन है, जिसके प्रति जो लोग हैं वो ड्रग एडिक्टेड अगर हो चुके हैं तो उनमें टॉलरेंस और डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। और रिपीटेड यूज ऑफ मतलब कि बार बार यूज से ड्रग्स क्या होता है कि जो बॉडी है वो अपने टॉलरेंट पावर, सहन शक्ति को धीरे धीरे खोते चला जाता है, और जो बॉडी है उन ड्रग की क्वांटिटीज उसमें बढ़ाने की जरूरत पड़ने लगती है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डिपेंडेंस, जिसमें जो लोग हैं बिना ड्रग्स के रह नहीं पाते, उन्हें ड्रग्स हर हालत में चाहिए होता है। आफ्टर द यूजर बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन द ड्रग्स, द बॉडी manifests a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if intake of the drug is abruptly stopped. This may range from anxiety, nausea, mild tremors, abdominal pain, palpitation or sweating, severe agitations and fatigue. The intensity of the withdrawal symptoms depends upon the type of drug abuse and the duration of drug intake. Sometimes this can be more severe and even life-threatening and need medical supervision during withdrawal period. These withdrawal symptoms make it difficult for the use it, give up or drugs. तो जब लोग ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको पूरी तरह जो उनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से वो अपना डिपेंडेंट ड्रग्स के ऊपर बना लेते हैं, तो उसको अचानक से रोकना बहुत ही ज़्यादा खतरा उठाने के बराबर हो जाता है। जैसे कि उन्हें नौजिया मतलब कि हमेशा चक्कर आ जाएगा, आते रहेगा, या फिर उनके एब्डोमिनल पेट में दर्द होगा, हमेशा उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती रहेगी,
हमेशा उनका जी मिचलाते रहेगा और वो पसीना आते रहेगा और उनका जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकता है। और अचानक से अगर ड्रग रोक दिया जाए तो उनके लाइफ का भी खतरा बना हुआ रह सकता है। इसलिए जब ड्रग्स को छोड़ना हो तो उनको मेडिकल सुपरविजन में ही छोड़ना चाहिए। और कभी कभी जो ड्रग्स छोड़ने का आदत है वो एक जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति है उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, अब हम लोग देखेंगे कि जो ड्रग्स है उसके क्या इफेक्ट है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, दो इफेक्ट है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अपीयर इंस्टेंटली और विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द इंटेक ऑफ ड्रग। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में क्या है कि वो तुरंत दिख जाता है, जब ड्रग्स लिया जाए तुरंत वो दिख जाता है और कुछ ही मिनट में जब ड्रग्स बॉडी में इंटेक किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या, कॉन्स्टेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड कैन कॉज बोथ फिजिकल एज वेल एज mental damage. Those addicted are not able to focus much on work or studies. Hence, they are not likely to do well in their studies or jobs. Interpersonal relationships suffer. They may get involved in criminal activities as they always need money to buy the drugs. These individuals are not likely to be financially stable. तो ज़्यादा यूज़, एक्सेसिव यूज़ से और लगातार यूज़ से ड्रग्स के लंबे पीरियड तक क्या होता है कि जो पर्सन ड्रग्स का यूज़ कर रहा है वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है। और जो लोग हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स के, वो किसी भी वर्क या स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते और वो अपना कोई भी जॉब या फिर स्टडीज है उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स खरीदने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत होती है। और जो ऐसे व्यक्ति जो ड्रग्स एडिक्टेड है वो अपने कभी भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते, कभी भी वो आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो सकते। प्रिवेंशन, हम लोग देखेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे होगा। It is important to remember that prevention is better than cure. The following tips may help you avoid drugs. तो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे आप लोग ड्रग्स को अवॉइड कर सको। आप लोगों को बात पता ही होगा कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट मीन्स रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो ये चीज सही में है कि हम लोग जब ड्रग्स हम लोग पहले ही रोकथाम कर ले तो उससे इलाज करवाने की उसके बाद जरूरत क्या पड़ेगी। तो अवॉइड undue peer pressure. Good friends will respect your wishes and will not force you into anything. Hence, it is important to say no to peers, friends, if you are not convinced that you want to engage in a particular activity. जो हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं वो आपके हर विश को रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए वो फोर्स नहीं करेंगे। और अगर आपके दोस्त ने आपसे ड्रग्स को यूज़ करने के लिए या किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए बोला तो आप उन्हें ना कहना सीख लें। और अगर वो आपसे कन्विंस नहीं होंगे तो आप दूसरे एक्टिविटी में उनको एंगेज करने के लिए बोल सकते हैं। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली एज दे मे कंपेल यू इनटू सर्टेन एक्शंस व्हिच आर contradictory to our personal values and beliefs. तो हमेशा अपने दोस्त को ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि वे आपको आपने तो ये पढ़ा है कि जो संगत का असर सब पे पड़ता है, तो जो भी अपने मित्र बनाया तो सोच समझ के बनाया। ट्राई टू परफॉर्म द बेस्ट दैट यू कैन, डू नॉट एंड डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। तो हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते रहें और अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश ना करें। Be optimistic and have a positive outlook. Learn to face problems and stresses and accept disappointments and failures as part of life. You may seek help from parents and peers because they can provide support and guidance to sort out your problems and vent feelings of anxiety and guilt. तो हमेशा आशावादी बने रहें और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की ओर बढ़ें। हमेशा अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखे और स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना सीखे। निराशा और जो फेलियर है वो आपको पता है कि लाइफ का एक हिस्सा है। तो आपको इसके बारे में अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों से सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि आप उनके सपोर्ट और गाइडेंस से अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो और आपको एंग्जाइटी या फिर गिल्ट का फीलिंग नहीं होगा। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. As friend, if you find someone using drugs, you should not hesitate to bring it to the notice of the concerned elders. Timely intervention would help in initiating proper remedial steps or treatment.
तो अगर आपने किसी फ्रेंड को ड्रग से में इन्वॉल्व देखा तो आप हेजिटेट ना करें, आप हिचके नहीं कि उनके जो कंसर्न इनलॉस मतलब जो उनके बड़े हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय पे इसमें हस्तक्षेप कीजिएगा तो जो आपके दोस्त है वो ड्रग्स एडिक्शन से बच सकते हैं। डेंजर साइंस, तो हम लोग देखेंगे इसमें डेंजर साइंस क्या क्या है ड्रग एडिक्शन के। डिजायर टू हैव द सब्सटेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू डील विद प्रॉब्लम्स और हैव फन एंड रिलैक्स। तो जो हम लोग जो ड्रग्स का यूज करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स चाहेंगे, और उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स या फन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए वो ड्रग्स का यूज करते रहते हैं। और सडन चेंज इन वर्क और स्कूल अटेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, तो उसमें जो ड्रग यूज करते हैं तो उनका जो स्कूल अटेंडेंस है या फिर जो वर्क का क्वालिटी है वो अचानक से चेंज हो सकता है। फ्रिक्वेंट बोरोइंग मनी और स्टीलिंग आइटम्स फॉर होम स्कूल वर्क प्लेस, और वो बार बार पैसे उधार मांग रहे या फिर पैसों की चोरी कर रहे घर स्कूल या वर्क प्लेस से, तो ये सब खतरनाक साइंस है जो कि ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन का हो सकता है। आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रनिंग नोज एंड रेड आइज, डार्क सर्कल्स अंडर आइज, नॉजिया, वोमिटिंग एंड बॉडी पेन। तो वो जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन वो अचानक से गुस्सा करने लगता है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन पावर है वो उसकी कमी हो जाती है, उनके नोज रनिंग होने मतलब कि नाक बहने लगती है, या फिर जो उनकी आंखें वो रेड हो जाती है, उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आंखों के नीचे, उन्हें हमेशा उनका जी मिचलाने लगता है और उनको वॉमिटिंग होने लगता है और पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। डेटियोरेटिंग पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, जो उनका पर्सनल अपीयरेंस या जो ग्रूमिंग है उनके उनमें भी उनका कमी आने लगता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स हु आर नॉन यूजर्स, और वो वैसे दोस्तों से दूरी बनाने लगेंगे जो ड्रग्स का यूज नहीं करते। एंगेजिंग इन सिक्रेटिव बिहेवियर, और वो कोई भी काम गुप्त रूप से करने लगेंगे। टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस ऑल द टाइम एंड प्रेशराइजिंग अदर्स टू यूज इट, और वो उस चीज के बारे में हमेशा बात करते रहेंगे और दूसरों को भी उस चीज के लिए प्रेशर डालेंगे। फीलिंग एग्जॉस्टेड, डिप्रेस्ड और सुसाइडल, और जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन है वो हमेशा एग्जॉस्ट फील करेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे या फिर वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करेंगे। फ्रेश एंड न्यूमरस इंजेक्शन साइट्स ऑन द बॉडी, और बहुत सारे जो इंजेक्शन है उनके बॉडी पे उनके इंजेक्शन के निशान बने रहेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, अ लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, psychiatrists and de-addictional and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got into the trap of drug or alcohol abuse. With such help and with sufficient effort and willpower on the part of the individual, these problems can be solved and individuals can lead a perfectly normal and healthy life. In case you know of someone who is addicted to substance, try to lend a helping hand and take the person to the professional institution where he can or she can be treated. तो यहाँ पे बहुत सारे हेल्प अवेलेबल हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है या डी एडिक्शन सेंटर है या फिर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कि ड्रग के ट्रैप में फंसे हुए उन चीज को उनसे बाहर निकालने के लिए। और वैसे हेल्प से, वैसी मदद, वैसी कोशिश से एक जो इंडिविजुअल ड्रग्स का बार बार सेवन कर रहा है तो उनकी विल पावर को पहले स्ट्रांग किया जाएगा, उसके बाद उनको नॉर्मल और परफेक्ट हेल्दी लाइफ को जीने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो ड्रग्स से एडिक्टेड है तो उनको आपको आगे ला और उन्हें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन पे ले जाया जाए जहाँ पे उनका सही से इलाज करवाया जा सके। Here is the text question 32.6. So try to solve both questions. Some modern day diagnostic techniques. अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न डे की जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है उसके बारे में। Whenever we fall ill and visit a doctor, he has to ascertain the nature of the disease, damage caused, and its extent. For this, certain tests or examinations such as blood test, X-ray, ECG, or MRI, etc. are recommended. These examination procedures and the equipment used are called diagnostic techniques and tools respectively. Given below is a brief account of some of these remarkable and modern diagnostic techniques. तो जब हम कभी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट, वो डिजीज के नेचर को जान जाते हैं, वो डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं और वो कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन लिखवाते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और एमआरआई, ये सब वो रिकमेंड करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर है और ये या फिर जो इक्विपमेंट है उसे क्या बोला जाता है, डायग्नोस्टिक टेक्निक और टूल्स। यहाँ पे कुछ ब्रीफ अकाउंट दिए गए हैं डायग्नोस्टिक मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के, हम लोग उसको देख लेते हैं। रेडियोग्राफी और एक्सरे।
X-ray radiography is one of the oldest and still the most widely used diagnostic imaging technique. जो X-ray radiography है वो सबसे पुराना और अभी भी इस चीज को यूज किया जाता है इस diagnostic imaging technique को. It uses a beam of X-rays, electromagnetic waves of very short wavelength directed at the body part to be examined. The rays pass through the body part to be examined and fall on an X-ray sensitive film and produce a shadowy image of the dense parts of the body. Dense structures like tumors absorb the X-rays the most and so appear as light areas on the audiograph. The film. Hollow organs, fat tissues absorb X-rays to a lesser extent and appear as dark areas. Source Wikipedia. तो एक्सरे में क्या होता है कि ये बीम ऑफ एक्सरेज या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है, शॉर्ट वेवलेंथ जिसको बोला जाता है. और ये क्या कहता है कि वो डायरेक्ट बॉडी पार्ट पे डाला जाता है एग्जामिन करने के लिए. इसमें क्या होता है कि जो रे होता है वो बॉडी पार्ट पे पास होता है और उसके बाद वो एक्सरे सेंसिटिव फिल्म पे जाके साइडो इमेज बनाता है डेंस पार्ट, बॉडी के डेंस पार्ट का. तो जो डेंस स्ट्रक्चर है जैसे कि ट्यूमर्स है वो एक्सरेज का मोस्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका जहाँ पे ट्यूमर्स होगा वहाँ पे लाइट एरियाज बनेंगे. और एडियोग्राफ जो फिल्म है उस पर, और जब जहाँ पे हॉलो ऑर्गन्स जहाँ पे जो फैट टिश्यूज है वो एक्सरेज को लाइट कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वहाँ पे फिल्म पे डार्क एरियाज उसके नजर आएंगे. और ये सोर्स कहाँ से? विकिपीडिया से लिया गया है. यूजेस visualizes hard bone structure the best. Therefore, it is useful in case of dislocation and fractures of bones. Locates abnormally dense structures, tumor, TB, nodules in the lungs. Helps in the diagnostic conditions like osteoporosis and rickets. तो जिसमें ये किस में हेल्प करता है? तो जब किसी के बोन्स का डिसलोकेशन हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है उसमें हेल्पफुल होता है. या फिर ये डेंस स्ट्रक्चर जैसे ट्यूमर, टीबी, नोड्यूल्स ये लंग्स में होता है उस चीज़ को भी ये शो कर देता है. या फिर ये कुछ और कंडीशंस को शो करता है, डायग्नोस करने में हेल्प करता है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स. अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक और सोनोग्राफी. हम लोग देखेंगे सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक क्या है. इट इज अ सिंपल नॉन invasive technique based on ultrasound frequencies about 20 kilohertz or 20,000 cycles per second that are beyond the range of human being. A diagnostic ultrasound uses 1 to 15 megahertz 10 to the power 6 cycles per second 1 megahertz equal to 1 megahertz. तो ये एक सिंपल नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव पे बेस्ड होता है. इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड है. और ये ह्यूमन बींग में इस रेंज से इसका चेकअप किया जाता है. और जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है वो 1 से 15 मेगाहर्ट्ज या फिर 10 to the power 6 साइकिल्स पर सेकेंड equal to 1 megahertz के रेंज से यूज किया जाता है. The body is probed with precise sequence pulses of ultrasound waves that traverse through different body tissues. Sound waves get reflected and scattered to different extent by the body tissues depending on their densities. These reflected waves are received back and processed by a computer to construct visual image of the outline of the body organ and the investigation. तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उनमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का ट्रांसवर्स किया जाता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज से, और इससे जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होता है और पूरा स्कैटर्ड हो जाता है बॉडी टिश्यू से, जहाँ पे उसके डेंसिटीज पे ये सब जो अल्ट्रासाउंड का जो वेव है वो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है. और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो फिर से बैक में आ जाता है और ये कंप्यूटर के साथ प्रोसेस किया जाता है जिससे विजुअल इमेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प होता है बॉडी ऑर्गन के. ठीक है. To obtain the image, a single handheld device is used both to emit the sound waves and to pick up the reflected waves. The device is easy to move around and is slid across the skin overlying the area to be imaged. तो इसमें इमेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें जो सिंगल हैंड है वो डिवाइस को हेल्ड करता है, पकड़े रहता है, जिससे जो साउंड वेव्स है वो एमिट होता है, बाहर निकलता है और रिफ्लेक्ट करता है वेव्स को. और ये डिवाइस है इसको मूव करना इजी होता है और स्किन जो भी एरिया है उसको आराम से ये इमेज कर लेता है. यूज. इट इज सेफर मेथड ऑफ इमेजिंग. द अल्ट्रासाउंड वेव्स सीम टू बी सेफर देन द रेडिएशंस यूज्ड इन सम अदर इमेजिंग टेक्निक्स. यूजिंग इमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड valuable information regarding size, location, displacement, etc. of a given structure, tumors can be detected. It is used to access fetal growth and structure. तो ये सेफर मेथड ऑफ इमेजिंग है. जैसे कि दूसरे जो इमेजिंग टेक्निक्स है उसमें
जो भी रेडिएशन का यूज किया जाता है उससे ज्यादा अच्छा अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज है। इसमें क्या होता है कि जो ये इमेजिंग कैसे यूज किया जाता है, तो ये इंटरनल ऑर्गेन्स को इमेजिंग करने में हेल्प करता है और ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी प्लेस का ये साइज को रिगार्ड करता है, लोकेशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट उसका बताता है उस स्ट्रक्चर के हेल्प से। और जो ट्यूमर्स है वो भी अल्ट्रासाउंड के हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है और ये फोइटल ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर में भी हेल्पफुल होता है। MRI ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो MRI क्या है? मैग्नेटिक resonance imaging is a technique that produces high contrast image of our soft tissues, muscles, cartilage, ligaments, tendons, blood vessels, and area in which X-rays and other imaging techniques are weak. तो MRI का फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें वो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मसल्स है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स, टेंडन्स और जो ब्लड वेसल्स है उस एरिया का, जो कि एक एक्सरे की जैसा ही है और ये अदर इमेजिंग टेक्निक से थोड़ा weak है. For MRI, the patient is positioned at the center of a machine which has powerful magnets. It creates magnetic field. The protons of hydrogen molecule align themselves in this magnetic field. When the magnetic field is turned off, energy is released by the protons. This energy is received by sensitive detectors and is fed to powerful computers to generate extraordinary detailed images from any part of the body. Image of different tissues can be contracted depending on their water content. Patients who have metal implants, pacemakers, etc. cannot be imaged. तो MRI में क्या होता है, जो पेशेंट है उनको मशीन के सेंटर में पोजीशन किया जाता है जिसमें पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन करता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करते हैं। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है जब टर्न ऑफ होता है तो उससे प्रोटॉन का एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद जो एनर्जी है वो सेंसिटिव डिटेक्टर्स के रूप में काम करता है और ये जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कंप्यूटर में जनरेट कर देते हैं और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स होता है किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड वो कंप्यूटर में जाके फिट कर देते हैं। जो इमेज है वो डिफरेंट टिश्यूज का उसको उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसा इमेज आने वाला है। और जो पीपल जिनमें मेटल इम्प्लांट्स किया गया हो या फिर इज द मीनिंग ऑफ पेसमेकर। तो पेसमेकर का मीनिंग क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स या बॉडी पार्ट्स में लगाए जाते हैं जो कि रिथमिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो जिस पर्सन को मेटल इम्प्लांट्स करवाया गया या फिर पेसमेकर्स हो तो वो उनको MRI से इमेज नहीं किया जा सकता है। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 32.7. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो या फिर किसी भी टॉपिक से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं सारे का आंसर दिखाने जा रहा हूं। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहां से आंसर स्टार्ट है। पहले खुद से कोशिश करें, उसके बाद आंसर से चेक करें। और जहां पे नहीं दिख रहा है वहां पे जूम करें या फिर पॉज करके चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।